इंडिया में डिग्री लेना मतलब बेरोजगारी के क्लब में शामिल हो जाना। हम दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेजुएट फैक्ट्री हैं, जहां हर साल 90 लाख नए डिग्री होल्डर निकलते हैं। फैक्ट्री तो चालू है, लेकिन शोरूम खाली पड़े हैं। जब बात बेरोजगारी की होती है तो सिस्टम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का झुनझुना थमा देता है। सियासत का सलीका ही कातिलाना है। वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता। सो ये किया कि मुझे वक्त पे दवाएं ना दी। सिस्टम आपको मारता नहीं है, बस आपको वेटिंग लिस्ट में डालकर भूल जाता है। सरकारी डेटा कहता है बेरोजगारी की दर 5.1% है, यानी मामला अंडर कंट्रोल है। पर इकोनॉमिस्ट जोएन रॉबिन्सन ने भारत के लिए एक लाइन कही थी कि इंडिया में जो सच है उसका उल्टा ही उतना ही सच है। एक तरफ 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जश्न है, बेरोजगारी के आंकड़े दूर से देखने में ठीक ठाक हैं, पर दूसरी तरफ 15 से 25 साल के 40% ग्रेजुएट युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। देश में 1.1 करोड़ ग्रेजुएट घर पर स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि चपरासी की एक पोस्ट के लिए भी यहां पीएचडी वालों की लाइन लगती है। अजीब विरोधाभास है ना। हम चांद पर पहुंच गए, पर जमीन पर करोड़ों युवा आज भी एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट के बीच पेंडुलम बने हुए हैं। हम इकोनॉमी के आंकड़ों का आईना तो खूब चमका रहे हैं, पर उस पर जमी बेरोजगारी की काई कोई नहीं देख रहा। तो जब तक चेहरे की ये धूल साफ नहीं होगी, ये झुनझुना सिर्फ शोर मचाएगा, भविष्य नहीं संवारे। नमस्कार, मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं जिंगाबाद। आज बात करेंगे बेरोजगारी की। बेरोजगारी के तिलिस्म को समझने के लिए पहले कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लेबर फोर्स, यानी मैदान में आखिर है कौन। मान लीजिए आपके मोहल्ले में संडे को क्रिकेट का एक मैच होने वाला है। अब जाहिर है कि 5 साल का चिंटू जो अभी ठीक से चल नहीं पाता और 80 साल के दादाजी जिनके घुटनों में दर्द है, वो तो बैटिंग करने से रहे। तो नियम बनाना पड़ेगा कि 15 से 60 साल के बीच वाले ही इस मैच में खेलेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हर उम्र का व्यक्ति काम नहीं करता। आधिकारिक तौर पर 15 से 60 साल के बीच वालों को ही कामकाजी माना जाता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे वर्किंग एज ग्रुप कहते हैं। अब इस ग्रुप में से जो लोग पूरे जोश में पैड पहनकर पिच पर खड़े हैं, यानी जो नौकरी कर रहे हैं, और जो बाउंड्री पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि भाई अगली बॉल पर मुझे भी खिला लो, यानी जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर बनती है हमारी लेबर फोर्स। लेकिन जो जवान लड़का घर पर एसी चलाकर सो रहा है, नेटफ्लिक्स पर सीरीज बिंज वॉच कर रहा है और कह रहा है कि मुझे ये मोहल्ले वाला गेम खेलना ही नहीं, सरकार की नजर में वो बेरोजगार की लिस्ट में आता ही नहीं। वो तो पहले ही गेम से बाहर है। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब नेता अक्सर रैलियों में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आपने भी सुना होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें देश में युवा शक्ति की जनसंख्या बाकी एज ग्रुप के मुकाबले ज्यादा होती है। तब देश में कामगार ज्यादा होते हैं और अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे हमारे पास कोई ब्रह्मास्त्र है, लेकिन असलियत में यह ब्रह्मास्त्र अब लो बैटरी वाला टीवी रिमोट बनता जा रहा है, जिसे हम बस पीट पीट कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? देश की जनसंख्या करीब 140 करोड़ है। इसमें से वर्किंग एज ग्रुप में तकरीबन 111 करोड़ लोग आते हैं। वही 15 से 60 साल के एज ग्रुप वाले, ये सभी काम करने लायक हैं। पर CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डाटा कहता है कि इनमें से 92% महिलाएं और 33% पुरुष तो मैदान में उतरे ही नहीं। वो ना तो काम कर रहे हैं और ना ही काम ढूंढ रहे हैं। वो तो नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉच कर रहे हैं, यानी गेम से बाहर है। इस वजह से देश का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट माने वर्किंग एज ग्रुप के कितने प्रतिशत लोग लेबर फोर्स का हिस्सा है, कितने लोग काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं। CMIE के मुताबिक पिछले कुछ सालों से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट
40% के आसपास ही झूल रहा है। सिर्फ 100 में से 40 लोग ही देश की इकोनॉमी की गाड़ी को धक्का लगाकर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी 60% लोग आराम से उसी गाड़ी में बैठकर मूंगफली खा रहे हैं। इस वजह से हमारा देश का युवा, जो देश का एसेट है, वो लायबिलिटी साबित हो रहा है। इकोनॉमिक्स की भाषा में से डेमोग्राफिक डिजास्टर कहते हैं। कभी आपने सोचा है कि सरकार कैसे बेरोजगारी के आंकड़े निकालती है? वो भी समझना बेहद जरूरी है। पहला तरीका है यूपीएसएस, यानी यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस। यह तरीका कहता है कि अगर किसी ने साल के 365 दिनों में से सिर्फ 30 दिन भी किसी का सिर मुंडाया है, सड़क पर ईंट ढोई है या शादी में टेंट लगाया है, तो सरकार उस इंसान को रोजगारशुदा मान ले। भले ही बाकी बचे 335 दिन वो घर में बैठकर मक्खियां मारे या आसमान में तारे गिने, सरकारी डायरी में वो एक कामकाजी नागरिक है। दूसरा तरीका और भी इंटरेस्टिंग है। इसे करंट वीकली स्टेटस कहते हैं। इसके मुताबिक अगर आपने पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा काम कर लिया तो आप बेरोजगार नहीं हैं। जी हां, सिर्फ 1 घंटा। मतलब अगर आपने संडे की शाम को 1 घंटे के लिए सड़क किनारे पकौड़े तल लिए तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड कहे जाएंगे। तो जरा सोचिए, इसके बाद आंकड़ों में जो लोग बेरोजगार हैं उनकी क्या हालत होगी, और असल में जिसे आप और हम बेरोजगारी समझते हैं उसका मंजर कितना खतरनाक होगा। यह तो हुआ बेरोजगारी का बेसिक्स। अब समझते हैं उन 40% लोगों का हाल जो देश की अबॉव मार्केट में जूझ रहे हैं। इसे हर वर्ग के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। पहले वो डिग्री वाले युवा जो प्राइवेट जॉब की तलाश में है, दूसरे सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जो खुद का रोजगार कर रहे हैं, और तीसरे वो युवा जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। भारत की शिक्षा और रोजगार का कनेक्शन देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक शानदार हाईवे तो बना दिया है, लेकिन आगे जाकर वो हाईवे सीधे एक गहरी खाई में गिरता है। इस सिचुएशन पर इंडिया टुडे में मार्च 2026 में एक आर्टिकल छपा, इंडिया इज प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट्स बट नॉट इनफ जॉब्स टू हायर देम। इसके मुताबिक पिछले 40 सालों में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। 1983 से 2023 के बीच हायर एजुकेशन में पुरुषों का एनरोलमेंट 49% से बढ़कर 73% हो गया, और महिलाओं का एनरोलमेंट 38% से 68% पहुंच गया है। हर माता पिता ने अपनी एफडी तुड़वाकर खेत गिरवी रखकर बच्चों को कॉलेज भेजने की ठान ली। देश में बढ़ती हायर एजुकेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए कुकुर मुत्ते की तरह प्राइवेट कॉलेजों का और विश्वविद्यालयों का खुलना शुरू हुआ। 1990 के दशक में जहां देश में सिर्फ 1600 कॉलेज थे, आज उनकी संख्या बढ़कर करीब 70,000 हो गई है। प्राइवेट सेक्टर ने गली कूचों, बेसमेंट में डिग्री बांटने वाले संस्थान खोल दिए हैं। यहीं आकर इस शानदार दिखने वाले एजुकेशन के हाईवे की रोड क्वालिटी का भांडा फूट जाता है। डिग्री का ग्राफ तो रॉकेट की तरह ऊपर गया, लेकिन पढ़ाई से कमाई तक का जो पुल है वो कभी बनाया ही नहीं गया। अब हाल यह है कि भारत हर साल 80 से 90 लाख नए ग्रेजुएट पैदा कर रहा है, लेकिन हमारी इकोनॉमी हर साल इनमें से बमुश्किल 26 लाख को ही खपा पाती है। बाकी के लाखों युवा फिर क्या करते हैं? आंकड़े गवाही देते हैं कि 2026 में 15 से 25 साल की उम्र के 40% युवा बेरोजगार थे, और 25 से 29 साल की उम्र के करीब 20% युवा बेरोजगार थे। ये वो लोग हैं जिनके पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन दिशा नहीं। डिग्री अब किसी अच्छी नौकरी की गारंटी नहीं रह गई है। ये बस एक बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट का टोकन नंबर बनकर रह गया है। सरकारें आई और गई, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं निकला। आलम यह है कि 41% युवा कॉलेज से निकलने के 3 साल बाद भी ठोकरें खा रहे हैं। इस भयंकर हताशा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री लिए हुए युवा आपको मेट्रो स्टेशन पर क्रेडिट कार्ड बेचते हुए मिल जाएंगे। इस सिचुएशन में मान लीजिए किसी को नौकरी मिल भी गई, तो क्या उसकी जिंदगी सेट हो गई? बिल्कुल नहीं। डिग्री मिलने के बाद सिर्फ 6.7% ग्रेजुएट्स को ही ऐसी नौकरी मिल पाती है
जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड और सम्मानजनक सैलरी मिलती है। करियर की पहली नौकरी ही अक्सर तय करती है कि आप जिंदगी में कहां जाएंगे, और युवाओं की शुरुआत ही अंडर एम्प्लॉयमेंट से हो रही है, और या तो हो ही नहीं रही। प्राइवेट नौकरी की तलाश तब और भी दर्दनाक हो जाती है जब जॉब की सप्लाई और डिमांड में सिर्फ संख्या का नहीं बल्कि क्वालिटी का भी मिसमैच हो जाए। देखिए, साल 2020-21 से 2023-24 के बीच देश में 8.3 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए हैं, लेकिन इनमें से तकरीबन आधी नौकरियां एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हैं। तो एक युवा जिसने 3 साल कॉलेज में बिताए हैं, अब वो गांव जाकर एग्रीकल्चर सेक्टर में तो काम शायद ही करेगा। भारत ने आर्थिक तरक्की के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर से सीधा सर्विसेज पर छलांग लगा दी। बीच में मैन्युफैक्चरिंग के पुल को दरकिनार कर दिया। इससे आर्थिक तरक्की तो हो गई, देश में बीपीओ और आईटी सेक्टर भी एस्टेब्लिश हो गए, लेकिन आईटी सेक्टर में सिर्फ मुट्ठी भर अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को ही मोटी सैलरी मिलती है। बाकी लोगों के लिए यहां कोई जगह ही नहीं है। नौकरियां पैदा करने के लिए लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को सपोर्ट करना पड़ता है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर यानी वो सेक्टर्स जिसमें टेक्नोलॉजी से ज्यादा जरूरत इंसानों की होती है, जैसे फुटवेयर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री वगैरह। ये तो बात हुई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी खोजने वाले ग्रेजुएट्स की। अब जरा उनका भी हाल जानते हैं जो सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की एक संस्था है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO। इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की ASUSC 2025। यह रिपोर्ट भारत के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी उन बिना रजिस्ट्रेशन वाले छोटे धंधों की तस्वीर पेश करती है। यह तस्वीर नहीं बल्कि खतरे की घंटी है। यह रिपोर्ट बताती है कि 2023 से 2024 में देश में करीब 7 करोड़ 30 लाख स्मॉल एंटरप्राइजेस थी। अचानक एक साल में इनकी संख्या बढ़कर 7 करोड़ 90 लाख हो गई, यानी एक साल में 58 लाख नए छोटे व्यापार शुरू हुए। पहली नजर में देखने पर लगता है कि भारत अचानक से एंटरप्रेन्योर्स का देश बन गया है, लेकिन इस रिपोर्ट की परतें खोलने पर इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की चौंकाने वाली हकीकत सामने आती है। एंटरप्राइजेज में से बढ़ोतरी असल में एक त्रासदी का सबूत है। यह बढ़ोतरी उस दौर में हो रही है जब बड़ी कंपनियां और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरियों पर ताले लटके हुए हैं। आसान शब्दों में कहें तो जब एक युवा को अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं मिली तो भूखे मरने की बजाय उसने सड़क किनारे मोबाइल रिपेयरिंग की गुमटी खोल ली, या चाय का ठेला लगा लिया, या घर के कमरे से सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। यह स्टार्टअप इंडिया झंडा बुलंद नहीं कर रहा, यह तो बस सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। NSO की इस रिपोर्ट को बेस बनाकर डाउन टू अर्थ में आर्टिकल छपा। अराउंड 5.8 मिलियन न्यू बिजनेस sprang up in year across India, but daily earning did not even reach rupees 600। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में लगभग 12.8 करोड़ लोग इन एंटरप्राइजेज से अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। इनकी कमाई जानकर आप और भी चौंक जाएंगे। ऑन एन एवरेज एक एंटरप्राइजेज साल भर में मात्र 2.5 लाख रुपए कमा रहा है। इसका हिसाब लगाएं तो ये लगभग 20,800 हर महीने और महज 685 रोज बैठता है। अब जरा सोचिए, इसी 685 में से उसे कच्चा माल भी लाना है, दुकान का किराया भी देना है, बिजली का बिल भी भरना है और पुलिस वाले के चाय पानी का भी इंतजाम करना है कहीं कहीं पर। फिर घर ले जाने के लिए क्या बचेगा? इन छोटे व्यापारियों के पास ना तो बड़ा निवेश करने के लिए पैसा है और ना ही इनकी कमाई इतनी कि उनका घर चल सके। ये बस रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। इससे भी बुरा हाल उन वर्कर्स का है जो इन एंटरप्राइजेज में काम करते हैं। वो औसतन साल भर में सिर्फ 1,60,000 रुपए ही कमा पाते हैं, यानी रोज का करीब 440। भारत के ज्यादातर राज्यों में एक अकुशल मजदूर की मिनिमम वेज 15,000 महीने तय की गई है, जबकि यहां एक व्यक्ति की कमाई सिर्फ 12,000 से 13,000 के बीच सिमट कर रह गई है। इसे रोजगार कहें या छिपी हुई बेरोजगारी, जो सरकारी आंकड़ों में गिनी ही नहीं जाएगी। ये तो वो दलदल है जहां लोग काम करते हुए तो दिखते हैं,
लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति किसी बेरोजगार से रत्ती भर भी बेहतर नहीं होती। जब प्राइवेट सेक्टर में शोषण हो और स्मॉल एंटरप्राइजेस में भुखमरी जैसे हालात हों तो मिडिल क्लास युवा कहां जाता है? वो जाता है सरकारी नौकरी की शरण में। भारत में सरकारी पढ़ाई करने वाले युवाओं का एटीट्यूड बिल्कुल साफ होता है। चाहे जवानी के 10 साल एक छोटे से कमरे में दाल चावल खाते हुए बीत जाए, चाहे जो सहना पड़े, लेकिन लाल बत्ती या कम से कम एक पक्की सरकारी डेस्क तो पाकर ही रहेंगे। इन युवाओं को सालों तक समाज ने यह कहकर ताने भी मारे और खारिज किया, लड़का 28 का हो गया है, अभी तक बस मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहा है। अपनी असफलताओं और डिप्रेशन को सिर्फ अपने सपनों के दम पर दबाने वाले ये युवा पिछले कुछ सालों में सड़कों पर आए, लाठियां खाई और आंदोलनों पर बैठे, क्योंकि सरकारी परीक्षा का यह पूरा सिस्टम एक भांग घुले कुएं जैसा हो गया है। फरवरी 2026 की द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे एलीट सर्विसेज में लगभग 3000 पद खाली पड़े हैं। सरकार ने कहा कि वो लेटरल एंट्री के जरिए प्राइवेट सेक्टर के धुरंधर और एक्सपर्ट्स को सीधे इन ऊंचे पदों पर बैठाएगी ताकि सिस्टम में नई ऊर्जा आए। लेकिन राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़े बताते हैं कि पिछले 7 सालों में इस लेटरल एंट्री के जरिए कुल जमा 63 लोगों की नियुक्ति हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत सरकार की रिपोर्ट पेज एंड अलाउंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय के मुताबिक सिर्फ केंद्र सरकार में ही 8,45,000 पद खाली पड़े हैं, जिसमें से 7 लाख पद सिर्फ ग्रुप सी के हैं। राज्य सरकारों का भी यही हाल है। पुलिस और शिक्षा जैसे विभागों में या तो भर्तियां की ही नहीं जा रही या फिर उनके पेपर लीक हो जाते हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने पिछले 10 साल के पेपर लीक्स का एनालिसिस किया। डाटा कहता है कि पिछले एक दशक में 89 बड़े पेपर लीक हुए, जिनसे कम से कम 6.5 करोड़ कैंडिडेट्स के करियर को इंपैक्ट किया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें किस पार्टी का दोष है? तो जनाब, इस हमाम में सब नंगे हैं। केंद्र सरकार, जहां अभी बीजेपी सत्ता में है, इसके तहत आने वाले संस्थानों में 21 बार पेपर लीक हुआ। राज्यों की बात करें तो 41 पेपर लीक उन राज्यों में हुए जहां एनडीए की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस में कहां पीछे रहने वाली थी। उसके शासन में 11 बार पेपर लीक हुआ, जिसमें से 7 बार तो अकेले अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान में पेपर लीक हुआ था। जब सरकारी नौकरी का पेपर लीक हो जाता है और कॉर्पोरेट में छंटनी होने लगती है तो युवाओं के पास आखिरी चारा बचता है गिग इकोनॉमी का। सरकार तो नीतियों पर फेल हो जाती है, पर ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट जैसी कंपनियों ने कम से कम इन युवाओं को थोड़ा सहारा तो दिया है। अब कई युवा कम से कम अपनी खर्च निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यह गिग इकोनॉमी भी सॉल्यूशन नहीं है। यहां बॉस कोई इंसान नहीं है जिस पर आप गुस्सा कर सकें या जिससे छुट्टी मांग सकें। यहां आपका बॉस एक निर्दयी एल्गोरिदम है। अगर आपने 10 मिनट की देरी से पिज्जा डिलीवर किया और घर में बैठे ग्राहक ने अपनी रेटिंग गिरा दी तो एल्गोरिदम निर्दयी हो जाता है। चिलचिलाती धूप हो, भारी बारिश हो, शरीर बुखार से तप रहा हो, 10 मिनट डिलीवरी के वादे को पूरा करने के लिए युवाओं को अपनी जान हथेली पर रखकर ट्रैफिक में बाइक दौड़ानी पड़ती है। इस गिग इकोनॉमी में ना तो कोई पीएफ कटता है, ना ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं और ना ही इसमें नौकरी की कोई सुरक्षा है। बेरोजगारी का असर सिर्फ उस युवा तक नहीं रहा जिसे नौकरी नहीं मिल रही, अब इसका असर पूरे मिडिल क्लास में फैलने लगा है। एक समय था जब इंजीनियरिंग या कॉमर्स की डिग्री एक सिल्वर बुलेट मानी जाती थी। डिग्री लो, टाई लगाओ और एक आरामदायक व्हाइट कॉलर जॉब में सेटल हो जाओ। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। यह तबाही रातों रात नहीं आई। इसकी जड़ें 2000 के दशक में शुरू हुए उस ऑटोमेशन में है जिसमें क्लर्क, डाटा एंट्री और बेसिक सेल्स जैसी नौकरियों को धीरे धीरे खा लिया गया। अब जो कसर बची थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई कहते हैं, वो ये पूरी कर रही है। नीति आयोग ने चेतावनी दी है कि 2031 तक आईटी और कस्टमर सर्विस में 30 लाख नौकरियां हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। हालात इतने संगीन हैं
कि देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे से निकलने वाले सूरमाओं को भी बाजार में भाव नहीं मिल रहा। उन्हें अपने सीनियर्स के मुकाबले बहुत कम सैलरी वाले पैकेज पर संतोष करना पड़ रहा है और देश भर में करीब 8,000 आईआईटी ग्रेजुएट्स तो नौकरी की तलाश में जूते घिस रहे हैं। अगर आईआईटी वालों का हाल यह है तो गली मोहल्लों के इंजीनियरिंग कॉलेजों से निकलने वाले छात्रों की क्या बिसात। नौकरी का संकट तो है ही, लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी जिंदगी भी कोई हसीन ख्वाब नहीं है। उनके आय और खर्च के बीच की खाई इतनी चौड़ी हो गई है कि उसमें पूरा का पूरा परिवार समा सकता है। पिछले एक दशक में एक एवरेज टैक्स पेयर की सालाना इनकम में महज 50,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ खर्चों का ग्राफ आसमान छू रहा है। एक थाली खाना हर साल 11% महंगा हो रहा है, गाड़ियां 8% और महंगी हो गई हैं और अस्पताल का खर्च 14% बढ़ रहा है। हिसाब लगाया जाए तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए रहने का खर्च हर 8 साल में दोगुना हो जाता है। जो परिवार 2016 में 10 लाख रुपए में शान से जिंदगी जीता था, उसे आज उसी स्तर की जिंदगी बनाए रखने के लिए 20 लाख रुपए चाहिए। मध्यम वर्ग एक ऐसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है जिसकी रफ्तार हर साल बढ़ाई जा रही है। वो हाँफ रहा है, पसीने से तरबतर है, लेकिन वो रुक नहीं सकता। ऐसी सिचुएशन में जब महीने के अंत में जेब खाली हो जाती है और खर्च मुंह बाएं खड़े रहते हैं तो इंसान क्या करता है? वो लेता है पर्सनल लोन। भारत में नॉन हाउसिंग डेट का हिस्सा अमेरिका और चीन जैसे विकसित देशों से भी ऊपर निकल गया है। देश के लगभग आधे परिवारों के सिर पर पर्सनल लोन की तलवार लटक रही है। सबसे खतरनाक बात यह है कि 67% लोग तो अपनी जिंदगी के 30 साल पूरे करने से पहले ही कर्ज के जाल में उलझ चुके हैं। यह कर्ज कोई फ्लैट खरीदने या संपत्ति बनाने के लिए नहीं लिया जा रहा। ये बच्चों के स्कूल की फीस भरने, माता पिता के अस्पताल के बिल चुकाने और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है। करीब 10% लोग तो डेट ट्रैप में ऐसे फंसे कि उन्हें अपने पुराने कर्ज की ईएमआई चुकाने के लिए एक नया कर्ज लेना पड़ रहा है। भारत की जीडीपी का 60% हिस्सा हमारी और आपकी घरेलू खपत यानी कंजम्पशन से आता है। 1991 के बाद का हमारा पूरा आर्थिक ढांचा इसी सर्किल पर टिका था, जिसमें मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आएगा तो वो खर्च करेगा, बाजार में डिमांड बढ़ेगी, इस डिमांड को पूरा करने के लिए फैक्ट्रियां लगेंगी जिससे नई नौकरियां पैदा होंगी और नई नौकरियां फिर से लोगों के हाथ में और पैसा दे देंगी। लेकिन अब इस साइकिल की चेन उतर गई है। पिछले कुछ समय से गाड़ियां, फ्रिज, टीवी, कंज्यूमर गुड्स की बिक्री में भारी गिरावट आई है। कारण साफ है, लोगों की जेब में खर्च करने के लिए उतना पैसा नहीं है। कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था का यह रथ जिस सड़क पर दौड़ रहा है उसमें सिर्फ गड्ढे ही नहीं है बल्कि लैंडमाइंस बिछी है। हम दुनिया को अपने स्किल्ड यूथ और डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं उसकी असलियत जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। अगर समय रहते इन खाली हाथों को काम नहीं दिया गया, अगर डिग्रियों को सिर्फ कागज का टुकड़ा बनने से नहीं रोका गया, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड देश के लिए ऐसा डेमोग्राफिक डिजास्टर बनेगा जिसे संभालने के लिए ना तो कोई 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था काम आएगी और ना ही कोई राजनीतिक जुमला। वक्त आ गया है कि आईने को चमकाना छोड़कर चेहरे की धूल साफ की जाए। बहरहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद।